देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। संसद के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन इतना जोरदार हंगामा देखने को मिला कि लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 25 नवंबर 2024 से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 5 नए विधेयक पेश होंगे, जबकि वक्फ संशोधन समेत 11 अन्य विधेयकों को चर्चा के लिए लिस्ट किया गया है। सरकार इन विधेयकों को इसी सत्र में पास कराने की कोशिश में है, लेकिन विपक्ष कुछ मुद्दों पर आक्रामक है और उससे पूरा सत्र हंगामेदार रह सकता है। अब बात रही हंगामे की, तो यह सेशन कितना हंगामेदार रह सकता है इसका अंदाजा पहले दिन ही देखने को मिला, जब अडानी रिश्वत और संभल हिंसा मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब बुधवार यानी 27 नवंबर को कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ आयोजित की जा रही है। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सांसदों की ओर से एक नोटिस दिया गया, जिसमें कहा गया है कि अडानी रिश्वत मामले पर मोदी सरकार की चुप्पी भारत की अखंडता, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल प्रतिष्ठा को कमजोर करती है। जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को अडानी के साथ अपनी दोस्ती और अडानी घोटाले पर सवालों का जवाब देना चाहिए। नोटिस में अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में 2 अभियोगों के बाद इस चर्चा को जरूरी बताया गया है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा था कि सदन में स्वस्थ चर्चा हो और अधिक से अधिक लोग इसमें योगदान दें, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए संसद को भी हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो सफल नहीं होता, लेकिन देश की जनता उनके सारे व्यवहार देखती है और जब समय आता है तो उन्हें सजा भी देती है। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा पीड़ा की बात ये है कि जो नए सांसद सभी दलों से आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। इनको सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के संभल में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने और बिना दोनों पक्षों को भरोसे में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रियंका ने लिखा कि प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। राहुल गांधी ने लिखा कि प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है, न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूँ। सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, बल्कि एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने खुशी जाहिर की है और इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी बयान दिया। दरअसल कंगना से सवाल किया गया कि क्या उन्हें उद्धव ठाकरे की इतनी बुरी तरीके से हार की उम्मीद थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये मुझे उम्मीद थी। हम दैत्य और देवता को कैसे पहचानते हैं? महिलाओं की इज्जत उतारने वाले दैत्य ही होते हैं। दैत्य का वो ही हुआ जो हमेशा होता है और उनकी हार हुई। गाजियाबाद पुलिस ने रविवार को टासना मंदिर के पुजारी यति नरसिन्हानंद को नजरबंद कर दिया और
उनकी तथा उनके शिष्यों की आवाजाही पर रोक लगा दी। यह रोक मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के संबंध में आयोजित सम्मेलन का विरोध करने के लिए लगाई गई थी। एक अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई। पीटीआई के मुताबिक जब पुलिस ने उन्हें रोका तो नरसिम्हानंद और उनके शिष्यों ने मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। नरसिम्हानंद ने एक बयान में कहा कि रजा, मदनी और ओवैसी हिंदुओं की सज्जनता को कमजोरी समझते हैं। अगर वे हिंदुओं को डराने के लिए भीड़ जुटा सकते हैं तो हम भी उनके सामने खड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले डासना मंदिर के पुजारी पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सुर्खियों में आए थे। उनकी इस टिप्पणी के बाद काफी विवाद हुआ। हैदराबाद पुलिस के साइबर सेल ने मामला भी दर्ज किया था। अगले साल की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने रविवार को दीपक बाबरिया की जगह काजी निजामुद्दीन को दिल्ली का कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया है, जिसकी अध्यक्ष एस मीनाक्षी नटराजन और सदस्य इमरान मसूद और प्रदीप नरवाल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने निजामुद्दीन को तत्काल प्रभाव से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दिल्ली प्रभारी नियुक्त किया है। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं। हम कारणों को समझेंगे और लोगों के पास जाएंगे। शरद पवार ने कहा कि यह लोगों का फैसला है। महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी चुनावों में महायुति की जीत का कारण हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हम यानी महाविकास अघाड़ी अधिक आश्वस्त थे। ऐसा लगता है कि हमें और अधिक काम करने की जरूरत थी। शरद पवार ने कहा कि उन्हें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार को अधिक सीटें मिली हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि एनसीपी के संस्थापक कौन हैं। उन्होंने कहा कि बारामती में अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को मैदान में उतारना कोई गलत फैसला नहीं था। किसी को तो चुनाव लड़ना ही था। अजीत पवार और योगेंद्र पवार के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा है कि उनकी पार्टी के विधायकों का मानना है कि एकनाथ शिंदे को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना चाहिए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक केसरकर ने रविवार को मुंबई में शिंदे के आवास पर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद केसरकर ने मीडिया से कहा कि शिवसेना विधायकों का मानना है कि शिंदे को पद पर बने रहना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में महायुति ने बहुत अच्छा काम किया और चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इससे पहले अजीत पवार की एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी इस सवाल के जवाब कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कहा था कि इस बारे में तीनों पार्टियों को बैठकर बात करनी होगी। ये हर पार्टी की इच्छा हो सकती है कि मुझे नेतृत्व करने का मौका मिले, लेकिन जो कुछ भी होगा चर्चा के बाद ही होगा। वहीं महाराष्ट्र भाजपा के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति के नेता और भाजपा नेतृत्व तय करेंगे कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश अदालत की तरफ से दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए मंगलवार को संभल की अदालत में एक वाद दायर किया गया था, जिसके बाद अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दिया। अधिवक्ता आयुक्त ने प्रशासन के साथ मंगलवार को ही मस्जिद का सर्वे किया था और कल रविवार की सुबह टीम जब फिर से मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी तो इस दौरान स्थानीय लोगों ने सर्वे करने पहुंची टीम का विरोध किया और पथराव किया। वहीं विरोध को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। संभल की हिंसा के बाद मुरादाबाद रेंज के डीआईजी अधिकारी मुनिराज ने जिले की स्थिति का ब्यौरा दिया है। साथ ही उन्होंने सर्वे के दौरान हुए उपद्रव के बारे में भी बताया। डीआईजी अधिकारी ने कहा कि संभल में सुबह 7 से 11 बजे के बीच कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे होना था। वहां पर पूरी सर्वे टीम पहुंची थी। हमने पहले ही फोर्स तैनात करके रखी थी। तभी अचानक से छोटे छोटे बच्चों को आगे करके पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया गया। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों ने पुलिस पर लगातार पथराव जारी रखा
और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा और इस क्रम में आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने बताया कि लगभग 20 पुलिस कर्मियों को चोट लगी है। एक सीओ अधिकारी और एसपी संभल के पैर में चोट लगी है। डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और एक कांस्टेबल के सर में चोट आई है। रविवार की सुबह संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। इस पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी अधिकारी ने बताया कि कई असामाजिक तत्वों ने छतों और इधर उधर से फायरिंग की है। उसी में कुछ लोगों को चोट लगी थी। हमें पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि उन लोगों को कहां चोट लगी थी और मौत कैसे हुई। हम 20 लोगों को हिरासत में ले चुके हैं। अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा के बाद संभल और आसपास में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और 12वीं तक के स्कूलों को आज बंद करने का आदेश दिया गया है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को अधिकारियों के आदेश के बिना संभल में प्रवेश करने पर रोक लगाने की बात कही गई है। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार वास्तव में एक असफल राज्य है जो गहरी गंदगी में है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए जबरदस्त प्रयासों की आवश्यकता है। पीटीआई के मुताबिक जन स्वराज के अमेरिकी अध्याय के शुभारंभ के बाद बिहारी प्रवासी समुदाय के साथ प्रशांत किशोर ने वर्चुअल बातचीत की। इस दौरान पूर्व चुनावी रणनीतिकार ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी और कहा कि वह शराब पर प्रतिबंध हटाएंगे और राजस्व का उपयोग स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए करेंगे। प्रशांत किशोर ने सभा को बताया कि हमें यह समझना होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो गहरी गंदगी में है। अगर बिहार एक देश होता तो यह दुनिया में जनसंख्या के मामले में 11वां सबसे बड़ा देश होता। हमने जनसंख्या के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।